नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी भाग 31 से प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन अध्याय 4। उसी दिन शव काशी लाया गया। यही उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रायद्या सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके कंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चिकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी, पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती। मानो यह चिंता माता आत्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए, उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर फिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवा टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट बताई थी, निकाली देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। अब बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। अब इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब से उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ, कभी नहीं पूछते कितने का लाए। बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी, ये बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडलाया करती। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊं। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो ये बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया हो। सिकपकाए हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा था कि अब हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काकाजी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखो, उनको इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए, जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही न रहा हो, जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिखकर रख गए हों। रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए।
रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3000 साल की है, यह आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या। उद्धरण, मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धारमार्ग पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपये को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मुझे रुपये पैसे की अब क्या जरूरत है। मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से यह फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं। 1500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी न रहा जाए। मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और विकैता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। 32 षोडशी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वह सबसे अंतिम हित कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गाइल थे, यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन गाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वो कापी उठा लाई। यह नक्शा उस कापी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सकें। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले, उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए न भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो, कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। ये बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उससे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था।
जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं न आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशीजी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है न? तुमने मुझसे न कहा? मुंशीजी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर ये तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्ठी जल रही हो, फूका जाता हूँ। कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। ये दो लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 घट पानी पीने को, बस, और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशीजी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाए बहू जी, आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। आप कहाँ जाते हैं बचकर बचा? ऐसा ऐसा रगे दूं कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहां भी कचहरियां हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंग हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहां भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशीजी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूझती है। अब वहां न जाऊंगी, नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्छृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी ऊल जलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी, न माँ समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे, पेट भक हो गया, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चलें। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जालपा, आज तो न चल सकेंगी बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती, दादा का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूँ। मैं तो कह दूंगी, मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे इंक्वार में लेकर कहा, लो, कसम खाती हूँ, न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधार हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी, मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मुहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, ये शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पांसा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपये कर दो। रुपये मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं,
बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा ना होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है पूरी? मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी तो मैं आज खत लिख रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। उद्धरण तो प्रजा मित्र ही को लिखूंगी, लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपए ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हांडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देशहित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने निमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं? कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मान जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे, तुम्हारे पांवों में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर, मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरने तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्करा कर कहा, कौन बहुत था? पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक और भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गो है, उनके पास घड़ी भर बैठना गो नहीं। रतन जाकर जांत के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जांत न चलता होगा मां जी। लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दो, देखूं तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी? चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है मां जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूं, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा मां जी, आप गेहूं तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है। अब इस वक्त बाजार से कौन लावे? अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं। गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो मां जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जांत पर बैठी गेहूं पीस रही हैं। उठाती हूँ, उठती ही नहीं। कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, ये तुमने क्या गजब किया अम्मा जी। सचमुच, कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराए। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी। पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, मोले सेर। रतन, मोले सेर सही। जालपा, मुंह धो आओ। धोले सेर मिलेंगे। रतन, मैं ये सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जालपा, आज जाऊं, मैं भी खींचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जान का गीत गाऊं। जालपा, अकेले कैसे गाओगी? जागेश्वरी से, अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जांत पर जा बैठी और दोनों जांत का ये गीत गाने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जांत की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ सास का काम कर रही थी।
जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जान का स्वर माना कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों। 33। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी। दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवीदीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साफ भाजी की बिक्री ज्यादा न होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बच रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए न थे वह मजबूर था। रुपए आते ही सैर-सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आए। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आया था अब अबाधा रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जगों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा। फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी दली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह न होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भांप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधेश्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगहें रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा, कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही, रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती। फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यो मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा। रमा ने कहा, कहीं नहीं काके, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल न आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने, जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है, कोई जासूस ही हो, मेरे ओर ध्यान से देख रहा है। यो सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यो सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को नेवता देना है। पाक में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है। यहाँ तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त राम का भी कहीं पता न था, नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। ख्वामख्वाह सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया और बंदी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया है। ये पगड़ी आज मुझे पकड़ावेगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी।
यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा, पैरों में शक्ति नहीं है, बस शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता, घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रोकर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चुकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनई चोर न होए तो तुमरी टांगन ते निक जायब कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमऊ का हुआ रहा है, फुरके पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था, उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जियो पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम सा हो, नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पढ़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है। घर, हाँ, घर ही पूछते हैं। शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला। रमा शाहजहांपुर न गया था, न कोई कल्पित नाम ही उससे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सैयद झूठ बताए, मोहल्ला पूछा तो बगलें झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। ये कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वही थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवीदीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, यह क्या करते हो। ये पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो। उद्धरण। तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं ये, कब से। उद्धरण। देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेशी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है। देवीदीन ने सिटपिटा कर कहा, नाम इन्होंने बताया न होगा। उद्धरण। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुमहु मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका। उद्धरण। देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब न जमाना पांडे, समझे, यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो ख्वामख्वाह बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते। देवीदीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, ये हम नहीं जानते। उद्धरण। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा। रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का एक ससुराल का। उद्धरण। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुए गवाह। दर्शकों में कानाफसी होने लगी। शुबहे की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचित को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुल्जिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने ही में अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया, मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवीदीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या ये सहारा भी हाथ से निकल गया। 34। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनके बगल में नायब दारोगा थे। ये सिख थे, बहुत हंसमुख,
सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़ेरी पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कोड़ी की सी आंखें, फले हुए गाल और ठिगना कदब। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ। सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लंके के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, एक हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। ये निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चले गए। दारोगाजी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगाजी, लाइए कुछ इनाम दिलवाए। एक मुलजिम को शुबहे पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सयनत दोनों गलत बतलाई थी। देवीदीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है न जिसके दोनों लंके ब। सिपाही, जी हाँ, वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद का रमानाथ है। खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो, कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। उद्धरण, रमा ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपये जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपये इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहां से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? उद्धरण, मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी शराब मुंह से लगाए हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाकी मस्तों का वहां कहाँ गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बचा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दारोगा, जानता है, इन पर वारंट है, सरकारी रुपये गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर, भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। ये कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। दारोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों, कहो तो बचा, इसी इल्जाम में भेज दूं। देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वही बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है? ये गरीब परदेसी आदमी हैं, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवीदीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवीदीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर,
लड़कों का हाल जानते ही हो, तनपेट काटकर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ। बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ। धक्का क्यों दिलवाइएगा? दारोगा कांस्टेबल सीधा इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवी दीन के होंठ आवेश से कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विनल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो। मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दी ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया? जब रुपए पर आए तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ। अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा? दारोगाजी, अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रुपए की गिकर करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवी दीन चला गया तो दारोगाजी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक। तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए। मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावे। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूं उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बिकली और 8 पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगाजी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उलझे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर भी आंच न आए तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है, मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अभी साई के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दारोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यो अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगाजी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। ये तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मुआमला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकों के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गर्ज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दारोगा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चू कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दारोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है।
अगर आपकी शहादत बयां हुई और उस फ्री की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाए और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब सीट उड़ाई। इस आदमी का यूं पता लगाया। इसकी सूरत देखते ही भाम गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रूपे गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और ज़हीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा। कहीं इसे ये शुबहा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। उद्धरण, डिप्टी, ये तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। ये सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगाजी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला? दारोगा कहता है, यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, ये कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल दिया। दारोगा कहता है, म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब का बात है। आदमी बोलता है हम रूपा लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रूपा गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दारोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ, था। दारोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दारोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लगाए। दारोगा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुने, रमानाथ ने मीज़ान लगाने में गलती की, डरकर भागा। बात को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आए समझ में बात। डिप्टी, अब क्या करना होगा? खां साहब, अब चिड़िया हाथ से निकल गया। दारोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर, अब रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए। बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा ही, कोई न कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को न आने दें। तहरीर में कोई बात न लाई जाए। ज़बानी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो ये लोग सुपरिंटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगाजी तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया। कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट भी न होगी, बुढ़िया रो रोकर मर जाएगी। ये कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दारोगाजी से दो बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेहल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। उद्धरण, कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस लें, दिल तो रोता ही होगा। उद्धरण, देवीदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जगो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ हैं? देवीदीन ने मरमाहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास, न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। उद्धरण, जगो, दारोगाजी भी बड़े वह हैं, कहाँ तो कहा था कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए।
देवी दीन, इसीलिए तो बैठा हूँ कि आवे तो दो दो बातें कर लूँ। जगो, हाँ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे। देवी दीन, दुकान पर कौन है। जगो, बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही हैं। चूल्हे में जाए वह तमाशा, उसी की टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को ये बला सिर पड़ती। देवी दीन, जो उधार ही से पराग भेज दिया तो। जगो, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वही देख आवेंगे। देवी दीन, आंखों में आंसू भरकर सजा हो जाएगी। जगो, रूपा जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी दीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जगो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारोगाजी। वह अभी बात भी पूरी न करने पाई थी कि दारोगाजी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा, आओ कमरे में चलो। अम्मा, तुम कब आए। दारोगाजी ने विनोद करके कहा, कहो चौधारी, लाए रुपए। देवी दीन, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए, दारोगा खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके इकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुकाकर आता हूँ। ये तो इंस्पेक्टर साहब थे न, पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हाड़ी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना न चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दारोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगाजी को भनना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ, तो आपने कहा किस मुंह से था। उद्धरण, दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी दीन, तिनकर यह मूंछे मुड़वा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी दीन, हंसिए मत दारोगाजी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जहल ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूं तो टके का आदमी, पर आपके इकबाल से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे। देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई, अकड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने सी करेंगे ही। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन। देवी, अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवाकर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन ये पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाएं, यही सही। देवी दीन, पछताओगे सरकार, कहे देता हूँ पछताओगे। रमा अब जबत न कर सका, अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहकहा मारकर बोला, दादा, दारोगाजी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यही रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो। क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए, इसमें कोई न कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत न हुई, बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझकर काम करना। अगर मेरे रूपों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रूपों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सबके सब उड़ा दिए हैं।
किस मुकदमे में शहादत देनी है? कुछ मालूम हुआ? दारोगाजी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवीदीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए। ये बात है, इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा। भैया, मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है, कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। उद्धरण, देवीदीन, ये तो आप कहते हैं न, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, ये तो सोचो। देवीदीन, ये सब भुगते बैठा हूँ दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल का जेहल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। उद्धरण, रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। ये कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं। रमा ने खिसिया कर कहा, क्या जरूरत है दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ। इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, ये सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पावेगा, न यह अकेले आ जा सकेंगे, ये सब देख चुका हूँ। ये कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जगो ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे। जब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुन भुनाती चली। 35 रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है। जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिस्क सिस्क और बिलक बिलक नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्योछावर हैं। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिकई हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए, दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई, वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विनल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद ये सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न पाती। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वह प्रेम नहीं है, प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी, पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहां क्या समझकर बैठे हैं, इसीलिए तो कि वह स्वाधीन है, आजाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह न देखते। वही खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू। बाबूजी, मैं तो मर कर जिया हूँ। बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे न कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा हैं, मैं मई या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखते डर लगता है।
बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया। छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। ये तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेद लिए कदम न उठावेंगे। उद्धरण। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, ये तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोंकर कहा, होगा क्या, घर बैठ रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है। महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट न दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं। क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तरददुद न करें। मैं आज पान खाने नहीं, भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जालपा को पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तश्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश जी कहीं हो न। रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपटकर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ता में है। कोई खत आया था। रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया, उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी। जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ, धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। ये बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपटकर बोली, बहन कलकत्ता से पत्र आ गया। वही है रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूँ। खत देखो न। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। तुम चलोगी। रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं। बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुबहा होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम न थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आँख ही दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊं, इधर वह सब कुचले देकर चलता बने। बंगले के गाहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूंगी। मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। उद्धरण। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा। रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे, तो यही तय रही न। उद्धरण। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। उद्धरण। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जालपा चली जाएं और पकड़ लाएं। गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी। मुंशी जी को आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती, मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। विशंभर दिल में ऐठ कर रह गया।
विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हकतलफी न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज खुआते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो हैं ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? उद्धरण, रतन, कई धर्मशाले हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई न कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो न होंगे? उद्धरण, रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमाकर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ, इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का काय, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी ईह गशना हो जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या न होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। उद्धरण, जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। दलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था, चलता तो मुड्ढे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नज़र में वह कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डोल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, किसी ने जरा ची चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, ये तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिलीं। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया, अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी। 36। देवीदीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवीदीन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जगो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं। देवीदीन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवीदीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नजरों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम न पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवीदीन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवीदीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पनखी मुझे दे दो। देवीदीन ने पनखियां दे दी।
बुढ़िया जलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे। देवीदीन, अभी नहीं छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे, मगर है डा पक्का मतलबी 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10 12-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए, अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल दैव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रूपा खाकर भागा था, हमें बड़ा धोखा हुआ। जगों ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवीदीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवीदीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवीदीन है न? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊं न? ये कहता हुआ वह चला गया। देवीदीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा, बैठो। कब आए घर से? गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ। भाभी भी साथ हैं, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूँ। देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ। नब ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं चलो, मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जगों को ये खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाले चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाए, सुराही में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साफ भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाए मानो अपना ही घर हो। जगों ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी। आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो न बेटी। भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम हुआ होगा। उद्धरण। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है, वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवीदीन भी ऊपर आ गया था। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और साइट नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवीदीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मुआमला था ना? जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। ये व्यर्थ धबदाकर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवीदीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो ये हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर पर खत पत्तर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, ये भी उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह काय है, पतित है।
बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य क्षोभ्याम वैसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती, निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सच्चाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवीदीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहाँ वह मेरे साथ ही परागराज से आए। जब से आए यहाँ से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही न थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दारोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जगो, न जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी, क्या मजाल की किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवीदीन, कोई बुराई न थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता? मैं उनसे मिल सकती हूँ। देवीदीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्करा पड़ा, बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर भंडागोर कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवीदीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जगो ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा मां जी, मैं बना दिया करूंगी। जगो ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में न क्या बनूं। जालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जगो, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है, फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। उद्धरण, जालपा, ये तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया। देवीदीन ने जगो की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोचकर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटिक के यहाँ रहते थे क्या? खटिक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटिक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेशी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत, यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे हैं तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे पर रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे।
फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के, सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी। कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। ओह, कितनी बड़ी नीचता है। ये कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती, तो अब हो ही क्या सकता है? इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न यह अपना बयान बदल दें? उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती, तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दें। ये बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आए और देवी दीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पहरे पर बड़े जंचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर अदरसी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे, खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा, हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवी दीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर, और वहां हाथे में रोशनी तो होगी ही। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाएं तो क्या पूछना? ईमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं, उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले, तब क्या होगा? कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह उधर ले तो इस शंका से वह सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उदास बहुत रहते थे। उद्धरण। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मन प्रकाश में हतोत्साह, निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर अक के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे अक न मिलेगा, गालियां ही मिलेंगी, फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दी ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दी ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ, शायद ये बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। ये बंगला छोड़ दिया तो लौट चलें। नहीं, जरा पता लगाना चाहिए, गए कहाँ? बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दी ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने ये बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दी ने उसे पहचान कर कहा, अरे, तुम हो जंगली, तुमने ये बाग लिया है। जगनवी ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबतियों में कहा, इसमें वही मुखबर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी, न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दी ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है।
जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ? कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवी दीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई, उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खड्ड में न फिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया न कि जब वह आ जाए तो हमें खबर दे दे? हाँ, कह दिया। 37 एक महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आए। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहां का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं? गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थीं, उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आए, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो, पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थीं। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दीन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दीन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए। वह क्या मोटर जा रही है? ये कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवी दीन, और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे। उद्धरण, बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो, कल ही। इतनी जल्द? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दी ने इस तरह ताका मानो कह रहा है, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवी दीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहूजी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दे तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलावेगी। जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल ये चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूँ। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेलें। मैं ये कभी न पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाएं, लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं ये किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दें। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिता खोल दूंगी। चाहे नतीजा कुछ भी हो, वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत न देखे, यह मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावे। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी दी ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया। जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चलें? हाँ, मैं तैयार हूँ। 38 वह रमानाथ, जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवीदीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, अब भोजन पकाने के लिए एक काश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताक्ष करते हैं।
उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है, मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है, शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मैजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में ये बहार न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम, पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थीं। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो एक ही जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थीं। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जालपा को मना लावेगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियम। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे ये दिन दिखाया था और अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। एक महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवीदीन वहां क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। ये तो कोई औरत है, मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवीदीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। ये तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। नायब दारोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब, 1 मिनट के लिए रुक जाए, मैं जरा देवीदीन से एक बात कर लूं। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसियाकर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहां जालपा ही थी, इसमें अब उसे कोई शुबहा न था। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी। क्या करूं? कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि भी न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत न सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो जराब मालूम होता है। करी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी धोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने झल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आए? अकेले ही आए हैं या और कोई साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट भी बात नहीं करने दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूंगा।
ये सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं, कल इसे तय करूंगा। देवी दीन भी विचित्र जीव है, पहले तो कई बार आया पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता, फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी, शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया, मांस एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती थी। बिगड़ कर बोला, क्या खाऊं तुम्हारा सिर, थाली उठा ले जाओ। रसोइये ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीजें कैसे बनाता, अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं, अब हुजूर से क्या कहूँ। मत बको हुजूर, मत बको डैम। रसोइये ने फिर कुछ न कहा, बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइये को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दाम। तुमने समझा क्या है। उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने ग्लास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे यहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा, कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है। ये शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा, वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द यह वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वह जो जो पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ कैन की। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई थी। रमा ने लपककर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुरहरियां सी उड़ने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा ही की लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पर डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबाकर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक ये सवार हुई, अभी चलकर दारोगा से कह दूं, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका, जितना अपयश मिलना था मिल ही चुका, अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो यही न होगा, मुझे कोई जगह न मिलेगी। बला से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी और ये कुछ न सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। ये सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी, मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा, अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा, इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दारोगा बनाकर भेज दे और वहां सदा करूं। लूंगा इंस्पेक्टरी और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दारोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया।
एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई थी, मानो वह कोई दैवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार गैंसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं? शायद अभी जालपा बगीचे में हो, देवीदीन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे गांव जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कॉन्टों को बचाता हुआ सिर और कंधों को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कॉन्टों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता था न उस पार। अब जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाए और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगेरी, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी, उसे उसने ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटिक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी। किसी की आहट न मिली, पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा। समझ गया, जालपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवीदीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था, भला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया हूँ। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है? मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवीदीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांधा ली थी और देवीदीन को डराना चाहता था। देवीदीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? उद्धरण सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है। कपड़े क्या हुए? उद्धरण रमानाथ तार से निकल रहा था, सब उसके कॉन्टों में उलझ कर फट गए। देवीदीन राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे। उद्धरण रमानाथ कुछ नहीं, 2-1 खरोंचे लग गए। मैं बहुत बचाकर निकला। देवीदीन बहू की चिट्ठी मिल गई न? उद्धरण रमानाथ हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? उद्धरण देवीदीन वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने लगाए हुए थी। रमानाथ तुमने कोई खत लिखा था? उद्धरण देवीदीन मैंने कोई खत पत्तर नहीं लिखा भैया। जब वह आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया, वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खिकी कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई। इस बुरी तरह बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवीदीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है? बहू से कह दे, एक आदमी उनसे मिलने आया है। ये कहकर देवीदीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। उद्धरण रमा का मनोल्लास प्रवृत्त हो गया था, लज्जा से गदा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास ठिठक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों रुक गए? उद्धरण रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर ही से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? उद्धरण देवीदीन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवीदीन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूं लौट जाए? उद्धरण जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है? पूछती तो हूँ। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? यह क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े, कुछ झिझकता कुछ झिपता कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवीदीन वहां न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती।
उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल कभी इतने न दमके थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। 39 वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बड़ा चढ़ाकर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, ये सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेल ली, पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था। मुंह देखे की प्रीति थी, आंख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, ये बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था, जब तक खूब रुपए न कमा लूंगा, एक शब्द भी न लिखूंगा। उद्धरण। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग्य भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई कर ही सब प्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, ये बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फतेह हाल हो जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था, तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया, तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थिनी, कितनी लोभिन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज ये दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नियत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धनलोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न यदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। ये सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहनारी, लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे, मुश्किल क्या है। जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर। डर न हो, झेपी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, ये तो मुझसे न होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी। मुझमें गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी, आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो। मैं इसे नहीं सह सकती।
मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती कि मैं यहाँ कुलीगिरी करूँ? उद्धरण, जालपा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती रही, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो, मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझमें अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है, न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहां पहुंचने की शक्ति मुझमें नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और बातें आप आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें ये पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालेख लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिख करने न आऊंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजूरी करके भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए ये दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ, ये हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूं कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती हो तो मैं चलूं। यही अच्छा होगा। मैं भी चली चलूंगी और तुम्हारे सुपरंदन साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह न कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। उद्धरण, जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? उद्धरण, रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ, बदल दूंगा। उद्धरण, मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वो तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं? रुपए अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्द चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधो जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में मुबाहसा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों को शिक्षा न दे सकता था और न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। 40। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले जा पहुंचा। किसी को कानों कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दारोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थीं। दारोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। दारोगा ने कुछ घबरा कर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। उद्धरण, रमानाथ, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा। उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर न लूंगा। उद्धरण, दारोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमानाथ, मीजान की गलती थी, गबन न था। म्यूनिसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको मालूम कैसे हुआ? उद्धरण, इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत न दूंगा, साफ साफ कह दूंगा, पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वाकया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया,
लेकिन उसका खातिरख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुगिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रूसूख कितना बढ़ गया, यो मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। उद्धरण। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न्यारा है। उद्धरण। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ जी। हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूंगा। उद्धरण। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। ये कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ, आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। उद्धरण। रमानाथ, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दारोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शौक ही नहीं कि अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूँ दारोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। उद्धरण। रमानाथ, आप तकलीफ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। उद्धरण। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात न सूझी। दारोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखीपन से बोला, रमा बाबू, यह अच्छा बात न होगा। उद्धरण। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए न होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। उद्धरण। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूं कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर चला जाएगा। उद्धरण। ये कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। ये सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा? उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बारगी यह रुद्र रूप धारणा कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ, यह अच्छी दिल लगी है। डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है। अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में घाटा पड़ जाएगा। ये चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। उद्धरण। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने ये गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था। आसन का पता पा गया। बोला, वहाँ हलवा पूरी नहीं पाएगा। धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर की दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा, तुम समझता क्या है? उद्धरण। रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज से बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा होगा। उद्धरण। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है।
इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो है नहीं, लगते हैं रोब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। ये ददरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है, वो पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद न करेगा। बाबू साहब की जगह में होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए, हलफ से कहता हूँ। उद्धरण, उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। उद्धरण, रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिख न कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। उद्धरण, इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब, अब जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। उद्धरण, डिप्टी ने तसमा भी बाकी न छोड़ना चाहा, बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं है साहब, यो हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खो देगा, तो हम भी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। उद्धरण, इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। दोस्तों, यहाँ पर गबन का अध्याय 4 समाप्त होता है। गबन बुक के सारे अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, या फिर गबन प्लेलिस्ट में जाकर आप गबन के 5 अध्याय सुन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।